किसी भी चुनाव का विश्लेषण सिर्फ हार जीत का हिसाब किताब नहीं होता। ये एक विज्ञान है। ये समझना कि लोगों का भरोसा यानी जनादेश बनता कैसे है। आज हम उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट मंझनपुर के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को परत दर परत खोलेंगे, ये जानने के लिए कि एक जनादेश कैसे तैयार किया जाता है और उससे भी ज्यादा जरूरी, उसे शासन में कैसे बदला जाता है। हमारा केस स्टडी है मंझनपुर। ये भले ही एक सीट का विश्लेषण हो, लेकिन इसके सिद्धांत हर उस लीडर के काम के हैं जो आंकड़ों और लोगों की असल उम्मीदों को जोड़कर एक सार्थक बदलाव लाना चाहता है। कभी कभी एक छोटी सी जगह का ब्लूप्रिंट पूरे देश की राजनीति को एक नई सोच दे सकता है। हर 5 साल में यहाँ की मिट्टी बोलती है, लोग अपना फैसला सुनाते हैं। हमारा काम सिर्फ आंकड़े देखना नहीं है, हमारा काम है उस फैसले के पीछे की आवाज को सुनना, क्योंकि हर एक वोट एक उम्मीद है, एक शिकायत है, एक मांग है। तो चलिए जरा ध्यान से सुनते हैं। तो इस सफर का हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम जमीन की आवाज सुनेंगे, फिर उन आंकड़ों को समझेंगे जो कहानी कहते हैं। इसके बाद जनादेश का पोस्टमार्टम करेंगे, फिर शासन के लिए एक ठोस खाका तैयार करेंगे, वादों को हकीकत से जोड़ने का रास्ता देखेंगे और आखिर में सम्मान के जनादेश के असली मायने समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले मंझनपुर की नब्ज पर हाथ रखते हैं। आखिर वो कौन सी बुनियादी जरूरतें और शिकायतें हैं जो यहां की सियासत की हवा तय करती हैं, क्योंकि हर वोट की जड़ किसी गहरी भावना में ही होती है। पहली और शायद सबसे बुलंद आवाज है रोजगार की। हमारे अपने गांव में एक नौकरी किसी भी वादे से ज्यादा कीमती है। ये सिर्फ पैसे की मांग नहीं है, ये पलायन को रोकने की, अपने घर पर अपने लोगों के बीच सम्मान से जीने की एक जिद है। दूसरी आवाज है पानी की। पानी के बिना हमारे खेत बंजर हैं और हमारा भविष्य भी। देखिए, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हवा हवाई नहीं होती, ये सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल है। जब खेत सूखते हैं तो सिर्फ फसल नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों की उम्मीदें भी सूख जाती हैं। और तीसरी आवाज उठती है सम्मान और अवसर के लिए। हमारी पहचान का सम्मान हो और हमारे बच्चों को मौका मिले। ये मांग अनुसूचित जाति के कल्याण से जुड़ी है। ये सिर्फ योजनाओं की बात नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और बराबरी के हक की लड़ाई है। चौथी आवाज स्थानीय अर्थव्यवस्था की है। हम जो केले उगाते हैं उनसे हमारी अर्थव्यवस्था बननी चाहिए, ना कि सिर्फ उन्हें कम दाम पर बेच दिया जाए। ये लोग अपनी मेहनत का सही मूल्य मांग रहे हैं। ये सभी मांगे, चाहे वो रोजगार हो, पानी हो या सम्मान, ये सब भारत के संविधान द्वारा दिए गए गरिमा के मूल अधिकार से जुड़ी हैं। एक जिम्मेदार शासन का पहला काम इन आवाजों को सुनना और उन पर ईमानदारी से काम करना है। तो हमने लोगों की भावनाओं को सुना, अब देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हर एहसास, हर उम्मीद अंत में गणित में बदल जाती है। चलिए मंझनपुर का चुनावी गणित समझते हैं। सबसे पहले मंझनपुर का स्केल देखिए। 2022 में यहां करीब करीब 4.25 लाख मतदाता थे। ये एक अच्छी खासी संख्या है, जहां हर समुदाय और हर मुद्दे की अपनी अहमियत होती है। और इनमें से लगभग 62% लोगों ने वोट डाला। ये एक बहुत अच्छा नंबर है। ये बताता है कि लोग अपनी राय रखते हैं और उसे जाहिर करने के लिए बाहर भी निकलते हैं। तो नतीजा क्या रहा? 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 47% से ज्यादा वोट मिले। ये एक बहुत मजबूत और साफ जनादेश है। और जीत का फासला भी देखिए, लगभग 24,000 वोट। ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, ये एक साफ फैसला था जो जनता ने सुनाया। लेकिन असली कहानी इस टेबल में छिपी है। मंझनपुर का वोटर वफादार नहीं है, वो समझदार है। जरा इन आंकड़ों के उतार चढ़ाव को देखिए। 2012 में सपा तो 41% वोट मिलते हैं। 5 साल बाद 2017 में ये गिरकर सिर्फ 15% पर आ जाता है, और फिर 2022 में एक जबरदस्त वापसी के साथ ये 47% पर पहुंच जाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वोटर परफॉर्मेंस पर वोट देता है। अगर आपने जमीन की आवाज नहीं सुनी तो वो आपको बदलने में एक पल भी नहीं लगाएगा। तो इस पूरे खेल के पीछे का सामाजिक गणित क्या है, ये देखिए। पासी समुदाय 22% पर एक मजबूत आधार है, लेकिन 19% ब्राह्मण और 10% कुर्मी, ये वो किंगमेकर हैं जो किसी भी तरफ तराजू झुका सकते हैं। जीत का रास्ता इन समीकरणों को साधने से ही निकलता है। चलिए अब इस जनादेश का पोस्टमार्टम करते हैं। वो क्या वजह थीं, वो कौन से आंतरिक और बाहरी कारक थे जिन्होंने 2022 का नतीजा तय किया? क्योंकि कोई भी रणनीति बनाने से पहले अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना बहुत जरूरी है। तो सपा के लिए यहां तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ उनकी सबसे बड़ी ताकत है इंद्रजीत सरोज जैसा एक कद्दावर स्थानीय नेता और पासी समुदाय का साथ। तो दूसरी तरफ कमजोरी है जमीन पर ढीला संगठन।
मौका है कल्याण की बात को आगे बढ़ाने का, तो खतरा भी है बीजेपी के गठबंधन का, जो उनके वोट में सेंध लगा सकता है। इसे और गहराई से समझते हैं। उम्मीदवार की अपनी एक मजबूत दलित अंबेडकरवादी छवि है, ये उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन पार्टी का संगठन, जो 2017 की हार के बाद बिखर गया था, वो एक बड़ी कमजोरी है। मतलब सेनापति तो मजबूत है, पर सेना को फिर से तैयार करने और मजबूत करने की जरूरत है। और अगर बाहर के माहौल को देखें तो मौके भी हैं और चुनौतियां भी। मौका यह है कि लोगों की पानी और रोजगार जैसी जरूरतों को अपने नैरेटिव का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन चुनौती है एक मजबूत विपक्ष, जिसके पास पैसा भी है और एक बड़ा प्रचार तंत्र भी है, जो आपके वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है इंद्रजीत सरोज। उनका राजनीतिक सफर देखिए। 1996 से लगातार जीत, फिर 2017 में एक मामूली हार, पार्टी बदली और फिर 2022 में जबरदस्त वापसी। ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये नेता जमीन से जुड़ा है, लड़ना जानता है और लोगों के बीच उसकी अपनी एक पकड़ है। तो इस सारे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ है एक एक्शन प्लान, एक ब्लूप्रिंट। इसे हम कह सकते हैं जीत और शासन की 90 दिवसीय सीढ़ी। यह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि एक मजबूत जनादेश को बनाए रखने और उस पर खरा उतरने के लिए है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे 3 आसान हिस्सों में बांटा गया है। पहला चरण D90 रिसर्च, यानी समझिए कि ब्राह्मण और कुर्मी जैसे समुदाय असल में क्या चाहते हैं। दूसरा चरण D60 मैसेजिंग, यानी केले की प्रोसेसिंग और स्थानीय रोजगार पर अपना प्लान लोगों तक पहुंचाइए। और तीसरा चरण D30 एक्शन, यानी अपने कोर वोटर को बूथ तक लेकर आइए। इस ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने के लिए ये कुछ सबसे जरूरी कदम हैं। जातीय समीकरण साधना, युवाओं को जोड़ना और सबसे अहम सपा चौपाल लगाना। ये चौपाल सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों की शिकायतें सुनने और उनका समाधान करने के लिए है। ये उन आवाज़ों का सीधा जवाब है जिन्हें हमने सबसे पहले सुना था। देखिए, कोई भी प्लान तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उससे सही औजारों से लागू ना किया जाए। और आज की राजनीति में 2 मोर्चे सबसे अहम हैं, जमीन और डिजिटल। दोनों को एक साथ साधना होगा। इसका मतलब है, एक तरफ आपको घर घर जाना होगा, बाजारों में घूमना होगा, लोगों से मिलना होगा, और दूसरी तरफ आपको व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी उतना ही एक्टिव रहना होगा। हर समुदाय तक उनकी भाषा में पहुंचना होगा। याद रखिए, डिजिटल जमीनी काम का विकल्प नहीं है, बल्कि उसे कई गुना ताकत देने वाला एक हथियार है। और आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि ये सारी रणनीति, ये सारे आंकड़े सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है लोगों को एक ऐसा शासन देना जो उन्हें सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि दे। एक चुनाव दरअसल विश्वास का एक लेन देन होता है। आज के डिजिटल युग में भारत के DPDP कानून के तहत हर नागरिक की निजता का सम्मान करना और उनकी सहमति से ही उनसे संवाद करना इस विश्वास की पहली शर्त है। तो सवाल ये है कि अगले 5 सालों में इस भरोसे को कैसे चुकाया जाएगा? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।